अस्सलाम वालेकुम जी। कंसल्टिंग इन मोइज़ हसन एक्साइटिंग वे के साथ मोइज़ हसन फिंजीनी कंसल्टिंग से आपके साथ है। फिंजीनी कंसल्टिंग हमारी कंपनी है जी, यहाँ से हम लाहौर में कंसल्टिंग की अपनी सर्विसेज देते हैं। हाँ जी, आज का टॉपिक है जी लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसको थोड़ा सा हमने समझना है क्योंकि कल हमने जो एक वीडियो लॉन्च की थी उसके अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको पहले बता दूं कि थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ आए, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि चंद वीडियोस के बाद आपकी ये शिकायत हम दूर कर देंगे। तो आपको इंशाल्लाह बड़ी आला क्वालिटी की साउंड भी आपको है वो जो है वो इसमें आया करेगी। तो अभी थोड़ा सा गुजारा कर लें तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम ज़रा आज ज़रा इस लेक्चर को, मैंने पिछला लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया था, मैं ज़रा जल्दी जल्दी करूँगा। अच्छा जी, क्या है जी, तो हम देखते हैं कि लीगल सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, लीगल सिस्टम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इसको समझना। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जी लीगल सिस्टम को समझना। अच्छा जी, लीगल सिस्टम को क्यों समझ आ जाए, जब तक आपको लीगल सिस्टम समझ नहीं आएगा तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप जो है वो ये लेजिस्लेशंस या लॉज या इनको बनते कैसे हैं और ये कौन बनाता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कौन आता है, फिर इसके साथ रेलिवेंटली कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो वो सारी की सारी आपको समझ थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इसके लिए ही हम ये इसके लिए लेके आए। दूसरी बात, एक्ट और ऑर्डिनेंस के अंदर आपको फ़र्क पता होना चाहिए। कल मैंने बोला था जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स एक्ट, तो दोनों में क्या फ़र्क है। चलें हम इसको वन बाय वन चलाते हैं जी। आप देखेंगे सबसे पहले क्या चीज़ आती है हमारे सामने। सबसे पहले जो हमारे सामने चीज़ आ रही है वो आ रही है जनाब अली हमारे लिए लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ से क्या मुराद है। देखिए जी, जब भी कानून बनता है, बनाया गया ओरिजिनली, तो ये इंग्लिश लॉ से दरअसल हमारा पाकिस्तान का सारा कानून माखिज है। तो ये सोर्सेज ऑफ लॉ जो हैं ये दरअसल वहाँ से आए हैं बेसिकली, कि आपके कानून बनाने के कोई ना कोई सोर्सेज हैं ना जी, हम वहाँ से चला रहे होते हैं चीज़ें। मतलब आप देखिए कि अगर मैं ये कहूँ कि जनाब आपका इनकम टैक्स एक्ट जो है, ये ऑर्डिनेंस है, ये कहाँ से पैदा हुआ है, तो ये जाहिर है किसी न किसी रूल्स के तहत आया है। तो ये किन वो रूल्स बनाने वाले कौन है, उसके सोर्स कौन सा है, तो वो सोर्स को जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि इस सोर्स से चीज़ आती है। तो हम इंग्लिश लॉ में हम नॉर्मली देखते हैं कि 4 सोर्सेज से हमारे पास चीज़ आई होती है। वन बाय वन हम इसके साथ चलते हैं, आपको समझ आएगी, साथ समझ भी आएगी, साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा। लीगल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो इसकी देख लें जी, हमारी बेसिस जो है ना वो 2 चीज़ों पे। एक कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी बेस है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी, हमारा 1973 का आइन है जी, हम सारे तकरीबन सारे पढ़ के आए हुए होते हैं। तो वो 1973 का आइन, ये हमारे लॉ के सिलेबस में भी है जी, 1973 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसकी मोटी मोटी दिफात आपको अगर याद हो तो वो भी होगी। दूसरा जिसकी बेस है वो है इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया। अच्छा, मैं इसको ब्रॉडली क्लासीफाई यहीं कर देता हूँ, बाकी आगे भी चल के हम इसको डिस्कशन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अंडर इस्लामिक लॉ ही बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ इंग्लिश लॉ की झलक आपको नजर आएगी। अच्छा जी, पहला सोर्स जहां से हमारे कानून बनते हैं वो है लेजिस्लेशन। अच्छा, दिस इज द मोस्ट पोटेंट सोर्स जी। इस सोर्स में हमारे लिए क्या चीज़ है जी, ये हमारी पार्लियामेंट्स बनाती हैं। पार्लियामेंट में हमारे चुनिंदा नुमाइंदे जो इलेक्शन और वोट्स के जरिए वहाँ जाकर बैठते हैं, वो हमारे जो हैं वो इस कानून साजी में जाके शामिल होते हैं। आप आमतौर पर सुनते हैं जनाब वो फलां कानून पास हो गया, फलां कानून पास हो गया, तो वो इस लेजिस्लेशन के थ्रू पास होता है। अब आगे चल के हम ये भी समझेंगे कि पार्लियामेंट से क्या मुराद है। बहुत सारे आपके मेरे दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मैं इस बात को मानता हूं कि वकला हज़रात को तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा नॉलेज होगा इस चीज़ का, लेकिन क्योंकि हम बेस से चल रहे हैं और सब दोस्तों को साथ लेके चल रहे हैं तो ये समझेंगे हम इसको। अच्छा, इसी तरह से इन्हीं लोगों ने, इन्हीं डिपार्टमेंट्स ने, पार्लियामेंट ने अपनी डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ भी रखी हुई हैं जी। डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये जो बोर्ड इस्लामाबाद में है जी, हमारा जो एफबीआर दरअसल एक डेलीगेटेड पावर के जरिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि जनाब आपने टैक्स की कलेक्शन कैसे करनी है, टैक्स की रिकवरी कैसे करानी है, कौन सी चीज़ किस वक्त आपने जमा करवानी है। वो जो रूल्स हैं, तो वो रूल्स भी पार्ट ऑफ लॉ बन जाते हैं, और वो जो पार्ट ऑफ लॉ बन रहे हैं उसकी बेसिक वजह जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वजह से ऐसे हो रहा है। अच्छा जी, ये देखें जी, जो कवानीन जो है हमारे पार्लियामेंट बनाती है या सदर बनाते हैं वो लेजिस्लेशन कहलाती है। दूसरा सोर्स जो हमारे पास है वो है जी हमारे प्रेसिडेंट्स। जब कानून बन जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे ज्यूरिस्ट जो हमारे वकला हैं, सीनियर वकला हजरात हैं, जो हमारे जज हैं, वो बेंच एंड बार की बेस पे डिस्कशन करते हैं और उसके अंदर इक्विटी को निकालते हैं कि जनाब क्या चीज़ बिल्कुल इक्विटेबल है। तो
उसका एक डिसीजन आता है जिसको कोर्ट केसेस कहते हैं। वो कोर्ट केसेस, ये एक जनरल रूल है कि बाइंडिंग जो है ना, जो कोर्ट केसेस होते हैं वो बाइंडिंग हो जाते होते हैं वो लोअर कोर्ट्स पर और अपनी इक्विवेलेंट कोर्ट्स पे, तो ये बाइंडिंग कहलाते हैं। बाइंडिंग से मुराद ये है कि उनका फैसला दूसरी कोर्ट्स के लिए एक कानून का दर्जा रखेगा। तो आपको ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ बन गया, ये भी एक कानून का एक माखिज बन गया, यहाँ से भी कानून निकला और लोगों तक पहुँचा कि जनाब ये भी एक तरीकाकार है। सो ये वाले कोर्ट केसेस जो होते हैं ये बराबर की सतह की कोर्ट्स के ऊपर और लोअर कोर्ट्स के ऊपर तो ये लाजमी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई कोर्ट केस लॉ है जिसके अंदर उसने एक पॉइंट ऑफ लॉ को एक तरीके से ट्रीट किया है, तो हाई कोर्ट्स के ऊपर कंपलसरी है कि वो इस केस लॉ के मुताबिक ही, इस केस लॉ के मुताबिक आपका अगला फैसला जो हो, अगर उन्हीं सिनेरियोज पे उन्हीं कंडीशंस पे बेस करता है तो उसके मुताबिक फैसला करें। सिमिलरली हाई कोर्ट्स का हाई कोर्ट के ऊपर भी ये एक इस किस्म का इन्फ्लुएंस है। हाँ जी, प्रेसिडेंट्स किस तरह के होते हैं ये फिर कभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल में इसको कोशिश करूंगा कि एक ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं कि जिसके अंदर मैं प्रेसिडेंट्स के ऊपर एक अच्छा कंसाइज सा आपको वो नॉलेज दे दूं और आपको बता दूं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको ये प्रेसिडेंट्स मिल सकते हैं। और आपको ये केस लॉस पढ़ते रहना चाहिए, बड़ा अच्छा सोर्स है जी ये लॉ को समझने का, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि पार्लियामेंट के लॉ से आपको समझ नहीं आते। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कस्टम्स। ये एक पुराना तरीकाकार है जी, कस्टम्स भी से भी कवानीन बनते हैं। असल में तो शुरू में रवाजों को इकट्ठा करके ही कवानीन बनाए गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर हमारे पास क्योंकि इस्लाम का यहाँ पे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्लाम की पूरी नो हाउ हमारे पास मौजूद है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम रवाज की बात करें। तो पाकिस्तान के अंदर जो है जो कस्टमरी लॉ है इसको रिप्लेस कर दिया है जी हमारा जो इस्लामिक फेडरल शरीयत बोर्ड है या फेडरल जो शरीयत का कानून है, असूल शरिया ने इसको रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा एक कानून और भी बन जाते हैं जो कि वक्ती तौर पर बनते हैं लेकिन वो अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो क्या है जी, जब आप कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी भी दूसरे बंदे के साथ तो वो आपका लॉ बन जाता है। किसकी हद तक? वो आप दोनों की हद तक। एक किराएदार एक अपने मालिक मकान के साथ कुछ शराइत के ऊपर मकान लेता है तो वो अब कानून की निगाह में उनके आपस का एक कानून तय हो गया है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। अच्छा, इसी से मार्केट प्रैक्टिसेस भी जनरेट होती हैं। तो यहीं से हम आगे चलते हैं जी। अब हम देखते हैं कि जनाब ये लॉज बनते कैसे हैं और कौन इन्हें बनाता है। अच्छा जी, कानून साज के अंदर हमारा ज़्यादा फोकस अब जो है ना वो लेजिस्लेशन की तरफ हो जाएगा जी। हम ज़्यादा देख रहे होंगे कि लेजिस्लेशन कैसे करते हैं, लेजिस्लेशन होती कैसे है। अच्छा जी, आर्टिकल 50 है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो बताता है कि मजलिस शूरा, अब यहाँ से बात ज़रा इंपॉर्टेंट है, मैं स्लो करता हूँ थोड़ा सा। मजलिस शूरा जो कि पार्लियामेंट भी कहलाती है, उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और उसके झैली 2 इदारे, 2 हाउसेज, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इसको बाई कैमरल सिस्टम भी कहते हैं जी। और एक हाउस कहलाएगा नेशनल असेंबली और दूसरा हाउस कहलाएगा सेनेट। लोअर हाउस इज नेशनल असेंबली, अपर हाउस इज सेनेट। इसकी कंपोजिशन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे और उससे आपको काफ़ी सारा कुछ और भी क्लियर होगा। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं जी नेशनल असेंबली क्या होती है। आपने अक्सर सुना हुआ होगा कि जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें एनए पे ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है जी, एनए की सीट के ऊपर। एमएनए जो है वो मेंबर नेशनल असेंबली की सीट पर ये खड़ा हुआ है, बड़ी सीट पे जी ये बंदा खड़ा हुआ है। और छोटी सीट के ऊपर जी यानी कि एमपीए प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरशिप के लिए, प्रोविंस कहते हैं जनाब आपके सूबे को, नेशनल आपके फेडरेशन को, तो आपके नेशनल लेवल के ऊपर जो मेंबर्स हैं वो टोटल मिलाकर होते हैं जी 342 मेंबर्स जाकर आपकी नेशनल असेंबली बनाते हैं, विच इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज वन पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड द अदर पार्ट इज सेनेट। इसको मजलिस शूरा भी कहते हैं। कुछ लोगों को इसमें मेरे भी कुछ डिस्कशंस हो रही थी कुछ दोस्तों के साथ, कुछ बुकला दोस्तों के साथ, तो उनको इसकी इन डिटेल्स का नहीं पता था। मैंने कहा अगर फ्रेश लोग जो बच्चे हमारे आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स भी इवन, तो उनको इस बात का पता होना चाहिए। अच्छा जी, अगली चीज़ है जी, हम इसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या कितने कितने मेंबर्स कौन कौन से एरियाज में से वो इलेक्ट होकर ऊपर आते होते हैं, मेंबर नेशनल असेंबली बनते हैं। तो इसके लिए एक तो कुछ जी 60 सीटें जो हैं वो फीमेल के लिए फिक्स हैं इसमें, और 272 सीटें जो हैं वो जनरल सीट्स हैं,
उसके ऊपर आपके मेंबर्स आ जाते हैं। अच्छा, और 10 सीटें जो हैं वो पर्टिकुलरली अकलियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए या नॉन मुस्लिम्स के लिए वो हमने फिक्स की हुई हैं। तो ये टोटल मिलाकर 342 है। ये आप इसकी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में 14 हैं जनरल सीट्स, 3 वो हैं, तो टोटल मिला के 17 बन जाती हैं। फिर 43 पंजाब KPK में, 183 पंजाब में, सिंध में 75, फाटा में 12 और फेडरल कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद को किसी सूबे का पार्ट नहीं समझा जाता, ये आप सबको बेहतर पता है, तो ये 2 सीट्स वहाँ पर हैं और फिर मिनॉरिटी की जी 10 सीटें। अच्छा जी, आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं जी इसी पार्लियामेंट का दूसरा पार्ट। एक पार्ट तो हो गया नेशनल असेंबली और एक पार्ट हम आ गए हैं मजलिस शूरा की तरफ। हाँ जी, मजलिस शूरा को के अंदर ही, मजलिस शूरा के अंदर दूसरा पार्ट सेनेट के अंदर। सेनेट देखते हैं जी, सेनेट क्या चीज़ है जी हमारी। सेनेट जो है जी एक ड्यूरेशन वाइज लंबी लेजिस्लेटिव परमानेंट जो है ना वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। 3-3 साल के, इसका टोटल टेन्योर 6 साल होता है, 3-3 साल के अंदर इसके मेंबर्स आते हैं जी। अच्छा जी, इसमें इसको बनाया जाता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। हर सूबे से इसमें मेंबर आए होते हैं और इसके अंदर फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एरियाज यानी कि फाटा, उससे भी बंदे हैं बाकी, क्योंकि फाटा जी आपको पता है जी ये पाकिस्तान का पार्ट है। अब सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान रह गया, बाकी सारा का सारा पाकिस्तान का पार्ट बन गया है। ये आपको पता होगा पिछले सालों के अंदर ये चीज़ एडअप हो गई है। और इस्लामाबाद टेरिटरी, इसके अंदर भी हम तकसीम देख लेते हैं जी। यहाँ पे एक ये टेक्नोक्रेट्स के ऊपर मैं आगे डिटेल में गुफ्तगू करता हूँ, बाकी आप इसकी तकसीम देख लें जी। 14 मेंबर जो हैं वो जनरल सीट से हर सूबे से आ रहे हैं, 8 जो हैं वो फाटा से आ रहे हैं और कैपिटल से 2 बंदे आ रहे हैं। और फिर वुमेन की इसके अंदर पर्टिकुलर 4-4 सीटें हैं, माइनॉरिटीज़ की 1-1 सीट है। हाँ जी, टेक्नोक्रेट्स की बात कर लेते हैं। तो सेनेट में जो टेक्नोक्रेट्स हैं यहाँ पर उलमा, मशाइख और वो टेक्निकल पीपल जो कि रिक्वायर्ड हैं कानून साजी के अंदर, आपको ज़रूरी हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो ये एक 2 चीज़ों के बाई कैमरल सिस्टम बन गया जी, अपर हाउस बन गया, लोअर हाउस बन गया और इन दोनों ने मिलकर कानून बनाना है और सदर ने उसको पास करना है और लागू करने की इजाज़त देनी है। सो असल पावर सदर के पास है कानून साजी की, लेकिन किसके ज़रिए से? इन हाउसेस के ज़रिए से। तो ये इस तरह से आपके नुमाइंदे यहां से बैठकर आपके लिए कवानीन बनाते हैं, यानी कि एक्ट्स और ऑर्डिनेंसेस यहां से जनरेट होते हैं। तो ये आपका समझना इसलिए ज़रूरी है, मैं बात दोबारा बता देता हूं कि हमने आगे चल के इसके लिए टैक्स में और हमारी जो कंपनीज के मैटर्स हैं उसमें हम मुख्तलिफ एक्ट्स और ऑर्डिनेंस, इवन हम जो IPO के मैटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, उसके लिए जब मैं इस वीडियोस कर रहा हूँ तो आपको ये रेफर करूँगा कि जी ये देखिए जी ये असम्बली ने फ़लाँ सेशन में फ़लाँ साल में ये चीज़ अमेंडमेंट कराई थी, तो ये आपको वहाँ पर एक हेल्प आउट मिलेगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं जी, सीखते हैं तरीकाकार कि एक्ट कैसे बनता है और ऑर्डिनेंस कैसे बनता है। अच्छा जी, एक्ट बनता है असल में जब असम्बलीज इन सेशन होती हैं और कोई एक बिल, अच्छा जी ये बिल का भी बता देता हूँ। बिल कहते हैं एक सजेशन टू द पार्लियामेंट टू मेक सम लॉ। तो वो एक पूरा एक मुसव्वदा होता है जी, आप जाता है वहाँ पे, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, वो प्रेजेंट होता है कि जी हम ये बिल पेश कर रहे हैं। तो वो आपने अक्सर सुना होगा टेलीविजन में, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसमें, कि हाँ बिल पेश किया गया। तो बिल पेश जो किया जाता है वो बिल दरअसल कोई ना कोई लॉ बनाने के लिए पेश किया जाता है। तो वो बिल सेशन में, असम्बलीज में जब प्रेजेंट होता है तो वो पार्लियामेंट में यानी कि सेनेट में या नेशनल असम्बली की किसी एक जगह में प्रेजेंट हो रहा होता है। तो वो नेशनल असम्बली में हो रहा हो, चाहे पार्लियामेंट में या सेनेट में हो रहा हो, इसका मतलब ये कि वो मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट में हो रहा है। अगर तो सबसे पहले वो सेनेट में आ रहा है, सेनेट के पास मनी बिल के अलावा हर किस्म का बिल यहां पर भी अप्रूवल के लिए जाएगा। मनी बिल का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली के पास है। तो इसके अलावा यहां पर आ रहा होगा जी, ये आपका सेनेट है जी। सेनेट के अंदर फॉर एग्जांपल एक बिल जो है वो आया और उस बिल के ऊपर डिस्कशन हुई, डिस्कशन के बाद वो फाइनलाइज हुआ, फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई। रीडिंग्स के ऊपर मैं किसी और दिन में आपके साथ बात कर लूंगा, क्योंकि वो इन डिटेल चला जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके ऊपर। तो फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई, अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद अब ये कानून नहीं बनने जाएगा, ये सबसे पहले दूसरे हाउस में जाएगा। अब ये अपने नेशनल असम्बली में चला गया। अगर नेशनल में बनता तो ये किधर आ जाता? सेनेट में आ जाता। तो ये अब यहां से चला जाएगा नेशनल असम्बली में। नेशनल असम्बली में इसके ऊपर डिस्कशन हुई और उसके अंदर सारी चीजें मनोवन मान ली गई, कोई तब्दीली तहरीफ नहीं हुई। अच्छा जी, कानून में कॉमा भी तब्दीली है, इस बात पे आपने बड़ा गौर करना है जी। कॉमा भी अगर कानून में लगाया गया है, किसी एक पैराग्राफ में एंटर किया गया है, स्पेस डाल दी गई है, तो भी आपका कानून तब्दील
तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि कॉमा से भी मतलब में फर्क पड़ जाता है। तो ये कानून को क्योंकि हमने मनोअन लगाना होता है तो हम इसके अंदर तब्दीलियां नहीं सोचते। तो अगर वो मनोअन मान लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है सारे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली से, तो जनाब वो चला जाएगा, यहां से भी एक्सेप्ट होने के बाद वो सीधा चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जो है वो उसको साइन करके इंप्लीमेंटेशन के लिए भेज देंगे। केस 2 में आगे देखें, अगर उसके अंदर हो जाती है, अगर नेशनल असेंबली ने बिल प्रेजेंट किया और वो चला गया सेनेट में, और सेनेट में जाकर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियां की उन्होंने और उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया, तो अब नेशनल असेंबली का भी हक है कि वो उन तब्दीलियों को देख सके। तो वो उन तब्दीलियों के साथ यहां से पास होने के बाद, 3 रीडिंग होने के बाद यहां पहुंचेगा नेशनल असेंबली में, और नेशनल असेंबली में जाके हम उसकी डिस्कशन देखेंगे कि यार वो हो रहा है, वो ठीक है, उसमें सारी चीजें एक्सेप्टेबल हैं। अगर मनोवन मान लिया गया तो वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, अगर दोबारा तब्दीलियां हुई तो फिर ये पास करके दोबारा भेजेंगे सेनेट के पास। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है जी, लेकिन इसके लिए ज्वाइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है। ये ज्वाइंट सेशन भी बुला लेते हैं कि आप भी आ जाएं, हम भी आ जाते हैं। तो सेनेट और नेशनल असेंबली बैठ जाती है, कोरम पूरा करके वहां पे डिस्कशन करके उसको फिर पास आउट की तरफ ले जाती है। तो एक कानून को जल्दी बना लिया जाता है। अच्छा जी, हम इसके बाद देखते हैं कि अगर इन दोनों की मौजूदगी हो गई, स्लाइड इसमें देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब अगर इन दोनों की मौजूदगी होगी, पहली स्लाइड में आप देखेंगे तो हाउ द एक्ट इज फॉर्म्ड, जब इन दोनों की तरफ से पास हो गया, इधर से नेशनल असेंबली से भी पास हो गया जी, इधर नेशनल असेंबली से भी पास हो गया, और क्या हुआ जी, सेनेट से भी पास हो गया, और वो चला गया प्रेसिडेंट के पास, जो कि हैं हमारे आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब ने भी उसको कर दिया पास, है भाई, साइन कर दिया, तो वो फौरी तौर पे कानून बनने के लिए चला जाएगा। कानून बन गया, बेसिकली कानून बन गया, उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन डेट मौजूद होगी। इसकी डिटेल्स में मैं किसी वक्त में इस लेजिस्लेशन प्रोसीजर के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर किसी वक्त में कर दूंगा, ताकि आप आराम सुकून से इस बात को, एक अगर कोई किसी का इसमें इंटरेस्ट हो तो वो उसको डिटेल जाके समझ सके। मैं कोशिश करूंगा कि घंटा सवा घंटे का एक लेक्चर ऐसा रिकॉर्ड कर दूं, या 4-5 लेक्चर्स की सीरीज में इसको ले आऊं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अगर असेंबली सेशन में ना हो या कोई कानून साजी एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में करनी पड़े कि उसका इतलाक बहुत जरूरी हो, तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर सदर के पास चले जाते हैं। सदर को यह इख्तियार हासिल है कि वो एक लॉ को फौरी तौर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो कवानीन सदर विदाउट द कंसेंट ऑफ, इमीडिएट कंसेंट ऑफ, इस पूरे प्रोसीजर की बजाय खुद से वो इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। जो बाकायदा एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से आता है वो एक्ट कहलाता है, और जो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट से आता है वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। अच्छा जी, फिर अगर ये बन भी जाता है तो ये टेम्परेरी लॉ होता है, इसको फिर अफर्म करवाना होता है जैसे ही असेंबली सेशन में आए। तो जैसे ही असेंबली सेशन में आई, आपने अफर्म करवा लिया, जैसे ही अफर्म हुआ ये जी, उसके बाद ये कानून पक्का हो जाता है, नाम तब्दील नहीं होता इसका। इसी वजह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो बनाया सदर पाकिस्तान ने था, लेकिन असेंबलीज ने जाहिर है उसमें तब्दीलियां भी की होंगी। अमेंडमेंट तो रोजाना आ रही होती हैं तकरीबन, अगर आप टैक्स की बात करें तो मैं तो देखता हूं तकरीबन रोजाना ही कोई ना कोई अमेंडमेंट आ रही है। तो ये आपको इवन कंपनीज एक्ट भी देख लें जी, वो पूरा का पूरा तब्दील हो गया। पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस हुआ करता था 1984 के बाद अब 2000 पहले 16 का एक एक्ट आया, फिर वो उसको चेंज किया उन्होंने, फिर 2017 का एक एक्ट आ गया, अब वो लागू है, वो चल रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन चल रही हैं। तो इसी तरह से ये एक्ट्स आ गए, इसी तरह कंपनीज एक्ट है, और इसी तरह से फिर हम देखें जी टैक्स के अंदर देखते हैं, वो है कंपनीज ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और सेल्स टैक्स एक्ट। तो मतलब ये जो 2 एक्ट्स हैं ये आपके पार्लियामेंट के सेशन में बाकायदा बिल प्रेजेंट हुआ था, फिर चला था, फिर ये दोनों की डिस्कशन हुई, जॉइंट सेशन हुए, और उसके बाद जाके ये प्रेसिडेंट से अप्रूव करवा लिया गया। तो इस तरह से आपके 2 लेजिस्लेशन बनती हैं कि आपका एक एक्ट बन जाता है या एक ऑर्डिनेंस बन जाता है। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा जरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को देखने में हमें यह है कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जो आपकी पूरी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें कौन से लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं एग्जेक्टिव गवर्नमेंट, या एग्जेक्टिव्स कहा जाता है इन्हें शॉर्ट में। एग्जेक्टिव्स के अंदर इसका एग्जेक्टिव्स का जो आपका हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है जी। इमरान खान साहब जो हैं वो आपके एग्जेक्टिव के हेड है। इनके नीचे फेडरल कैबिनेट है। कैबिनेट में आपके मिनिस्टर्स हैं और एडवाइजर्स हैं। एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स मिलकर, मिनिस्टर्स अपनी अपनी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके नीचे अपने अपने डेलीगेटेड अथॉरिटी के साथ पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गई, आपके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, आपकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया। मैं आपसे रेलिवेंट बातें कर रहा हूँ।
ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जेक्टिव्स ही के नीचे डेलीगेटेड अथॉरिटी में काम कर रहे होते हैं। देख लीजिए शब्बर जैदी साहब आपके टैक्स में काम कर रहे हैं, तो डेलीगेटेड अथॉरिटी किसकी है? वो प्राइम मिनिस्टर की डेलीगेटेड अथॉरिटी है, लेकिन किसको दी हुई है? वो मिनिस्टर को दी हुई है। मिनिस्टर की डेलीगेटेड अथॉरिटी वो शब्बर जैदी साहब यूज कर रहे हैं, तो उससे वो पूरा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेगुलेट हो रहा है। इसी तरह से आपके ACCP है, उसके अंदर फिर आगे देख लीजिए आपको मिलेगा जी, कमिश्नर्स मिलेंगे, रजिस्ट्रार्स मिलेंगे, सारे लोग मिल जाएंगे, ये इसके अंदर काम कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा इसके अंदर पार्लियामेंट है, इसका एक हिस्सा प्रेसिडेंट है, दूसरा सेनेट है, और फिर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज आपस में जुड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ समझ भी आएगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारा थर्ड एरिया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जी आपका, मेरा सारे भाई बंदे हम लोग सारे इसी से जुड़े हुए हैं, डेट इज़ जुडिकेचर। और वो आपको क्या पता लगता है जनाब? सबसे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट का लेवल आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट इन पाकिस्तान, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे नॉर्मली पता है इस बात का। उसके नीचे 3 इदारे हैं जी, फेडरल शरीयत कोर्ट काम कर रही है, और आपकी काम कर रही है प्रोविंशियल एंड हाई कोर्ट्स काम कर रही हैं, और उसके बाद ये 4 हाई कोर्ट्स हैं जी, 4 सूबे हैं, तो 4 हाई कोर्ट्स हमारी काम कर रही हैं, और मुतसिब काम कर रहे हैं, उसके साथ ट्रिब्यूनल्स भी काम कर रही हैं। तो वो ट्रिब्यूनल्स को आपने इसमें नहीं लिया, हमने वो भूल गए, तो लेना चाहिए था। यहाँ पर हमें ट्रिब्यूनल्स भी इसमें हमें शुमार कर देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है जनाब बी अली के सिटी कोर्ट्स। हमारी जो सिटी कोर्ट्स हैं वो सारी की सारी उसमें फिर शामिल हो जाती हैं। हाई कोर्ट के अंदर जितनी भी हमारी कोर्ट्स हैं, वो चाहे हमारे जो है वो रजिस्ट्रार हैं, चाहे वो हमारे कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे वो हमारे कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर तो उधर हमारी एग्जेक्टिव्स में चले जाएंगे। इधर की हम बात करते हैं, इधर हमारे जो है वो सेशन जज आ गए, और हमारे जो मजिस्ट्रेट्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे इस सिटी कोर्ट्स में हमारे सारे शामिल हो जाते हैं। ये फंक्शन जो हमारा जुडिकेचर का फंक्शन है, इसका फंक्शन है आपके कानून का सही इतलाक करवाना, और उसकी सही इंटरप्रिटेशन जहां ज़रूरत हो वहां करके उसको लागू कर देना। इसीलिए FBR के अंदर जो है वो जो कमिश्नर हजरात हैं, और जो FBR है वो एक्सप्लेनेशंस देता रहता है, और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स यानी कि SROs निकालता रहता है, और उसकी इंप्लीमेंटेशन की टेक्निक्स निकालता रहता है। फर्दर डिस्कशन हम इस पर करेंगे, ज़रूर करेंगे जी। अच्छा जी, अब हम इसको क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं जी, और ये आज हमारी कंसल्टिंग की जो टिप है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। अच्छा जी, बिजनेस कंसल्टिंग का जब आप शुरू करने लगेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर एक टेम्परामेंट हो, सब्र का, तहम्मुल का। तो हमारी आज की टिप इसी से रेलेवेंट है। कंसल्टिंग बिजनेस इज जस्ट लाइक प्लांटिंग अ होल गार्डन विद फ्यू सीड्स। जब आप इसका मैं सादा आसान आपको एग्जांपल दूं कि जब आप पहली दफ़ा कंसल्टिंग की फील्ड में आएंगे तो आपको चंद अपने दोस्त यार लोग मिलेंगे जो आपको अपना वो काम देंगे जो किसी वैल्यू का नहीं होगा। सो आपको उसके जो पैसे मिल जाएं चुप करके ले लें। वो उन सीड्स को आपने अच्छे तरीके से प्लांट करना है, ज़मीन की तैयारी करनी है, आपने उसके लिए हार्वेस्टिंग करनी है, आपने पानी लगाना है, खाद डालनी है, उसके बाद बीजों को बो देना है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आपने इंतज़ार करना है कि वो सीड्स ग्रो करें, प्लांट्स बने, उनको कोई ख़तरा ना हो, उनकी अच्छी तरह सेफ गार्ड करें, और फिर जब उसमें फ्रूट्स आएंगे आपके लिए, जब आपके लिए रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा, तो मेरे भाई आप याद रखिएगा, मेरे भाई मेरी बहनें जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, इन फ्रूट्स के ज़रिए आपको बीज भी मिलेंगे, बेतहाशा बीज मिलेंगे, यानी कि न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे। आप उन क्लाइंट्स के ऊपर फिर इसी तरीके से मेहनत कीजिएगा। उसमें से कुछ क्लाइंट्स बहुत अच्छे होंगे, कुछ लो लेवल के होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे। आपने इसी तरह से अपने गार्डन में उन सीड्स को रीप्लांट करते रहना है और अच्छे तरीके से काम करते रहना है। इंशाल्लाह आपकी कंसल्टिंग बहुत जल्दी चल जाएगी। बट इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट। आप अपने टेम्परामेंट पे काम करें और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें, रोज़ाना की लर्निंग करें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस एंड सीइंग दिस वीडियो। हमें आपकी राय का हमेशा से इंतज़ार रहता है। आप अगर हमें अपनी कीमती राय देंगे, हमें पता लगेगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रह रही है, इसको आगे हम कहाँ डिराइव करें। आप बताएं हम इसकी किस तरफ और लेके जाएं, आपको क्या चाहिए इसमें से, हमें वो बताएं। अगर आपको भी ये अच्छा ना लगे तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो यार ये फिर हमारा हक है, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि हमारी लाइक्स भी बढ़ें और हमें भी पता लगे कि जनाब आप हमें वाकई में पसंद कर रहे हैं। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। आपके लिए आपको जब एक अप्रिसिएशन मिलती है तो आप हमेशा खुश होते हैं, आपके लिए एक मोटिवेशन होती है जी। थैंक यू सो मच जी। आज की वीडियो यहीं तक थी, आपके साथ फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।